आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। आज इस क्लास में जो नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, जैसा कि स्क्रीन पे भी आपके सामने पेज खुला हुआ है कि जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय अनुपात और असमीकाएं। ये चैप्टर का नाम है। कुल मिला के पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आइए शुरू किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो उसके खुद के सवाल इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बाकी और जितनी मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इन सब चीज़ों में भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत किन कॉन्सेप्ट्स के साथ होगी, किन टॉपिक्स के साथ होगी, कौन कौन सी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं, जिनके साथ चैप्टर आपके लिए और आगे सहज होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका। देखिए, जब ट्रिग्नोमेट्री आपको शुरू करनी है तो इसके पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री में जो भी पढ़ा हो, जो भी आपका पूर्व ज्ञान हो, उन चीज़ों को आप अपने साथ रखिए। लेकिन हम यहाँ पर बेसिक से शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की जब बात आती है तो सबसे पहला नाम जो है वो आता है आपके दिमाग में कोण, एंगल। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का मतलब कई सारे होते हैं, साइन, कॉस, टैन, ऐसे नाम आपने सुने होंगे, इनके विषय में पढ़ना है। और ये इनका बिना कोणों के कोई वजूद नहीं है। अगर एंगल्स नहीं हैं तो एंगल्स के बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का कोई वजूद नहीं है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो आपको एंगल पढ़ना ही पढ़ना है। थीटा, अल्फा, बीटा, ए, जिस भी चीज़ से आप जिन भी लेटर से आप एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने हैं। सबसे पहले हम जाने कि कोण होता क्या है। जैसे कि आपका पहला पॉइंट भी लिखा हुआ है कि एंगल क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जिन एंगल्स पर ऑपरेट होकर एक मतलब बनाएंगे, एक मीनिंगफुल अपना अस्तित्व बनाएंगे, उसको समझने के लिए आप सबसे पहले समझें कि एंगल्स होते क्या हैं, क्या होते हैं कोण। देखिए, कोण क्या होता है इस बात को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक इनिशियल लाइन खींचिए आप। ऐसे इनिशियल लाइन का मतलब एक प्रारंभिक रेखा खींचिए। मतलब एक रेखा हमने खींची, सिंपली एक लाइन सेगमेंट खींच लिया हमने, एक रेखाखंड खींच लिया। इसके हमने एक सिरे को फिक्स कर दिया और इसका नाम रख दिया ए। अब एक बार और दूसरे सिरे को आप हाथ से पकड़ लीजिए। जिस सिरे ए को आपने फिक्स किया है उसको छोड़कर दूसरे वाले सिरे को आप पकड़िए और दूसरे वाले सिरे को पकड़कर आप ऐसे उठाइए। तो जब ऐसे उठाएंगे तो ये जो इनिशियल लाइन होगी ये इस ए के सापेक्ष, ए के परितः ऐसे घूमेगी। मतलब क्योंकि ए को आपने फिक्स कर दिया है तो ए तो ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन ये लाइन इस सिरे को जब आप पकड़कर उठाएंगे तो ए वाला सिरा ए पर बना रहेगा, लेकिन ये वाला सिरा ऊपर उठकर कुछ, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहां तक आ गया। ठीक, जो पहले बी पर था वो पहले अब कहाँ पहुंच गया, ए पर पहुंच गया। पहले बी पर था और अब बी से चलकर सी पर पहुंच गया। सॉरी, ए को फिक्स किया हमने। तो ए के परितः, ए के चारों तरफ, ये ऊपर या नीचे किसी भी तरह आप इसको मूव करा सकते हैं। जब भी किसी इनिशियल लाइन यानी प्रारंभिक रेखा को, कोई भी लाइन है, उस लाइन को एक सिरे पर फिक्स करके उसका दूसरा सिरा जब मूव कराया जाता है तो उसके मूवमेंट के दौरान उसकी प्रारंभिक स्थिति, अगर मान लीजिए आप बी को मूव करा रहे हैं, बी को पकड़कर इस लाइन को मूव करा रहे हैं, तो इस लाइन को मूव कराने, इस लाइन के मूवमेंट में जहां पर ये मूवमेंट रुकेगा वहां पर ये लाइन एक नया रूप बना लेगी। जैसे पहले ए बी थी और अब क्या हो गई, ए सी हो गई। तो जब भी आप किसी एक पॉइंट को फिक्स करके दूसरे पॉइंट के थ्रू एक लाइन को मूव कराते हैं तो मूवमेंट खत्म होने के बाद उस लाइन की इनिशियल कंडीशन और उस लाइन की फाइनल कंडीशन, इनके बीच का जो झुकाव होता है उसी को आप क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। बात समझ में आई।
अगर कोई लाइन सेगमेंट है, कोई लाइन है, कोई रेखा है, इस रेखा के एक सिरे को फिक्स कर दीजिए, दूसरे सिरे को मूव कराइए, तो मूवमेंट के दौरान अब जब आप रुकेंगे, मूवमेंट जहां पर रोकेंगे वो अंतिम स्थिति होगी, जहां से शुरू की थी मूवमेंट वो प्रारंभिक स्थिति होगी। प्रारंभिक स्थिति और किसी भी रेखा की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो झुकाव होता है, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, इसको टर्मिनल कंडीशन भी कहते हैं फाइनल को। इनिशियल कंडीशन और टर्मिनल कंडीशन के बीच का जो झुकाव होगा उसी को आप कोण यानी कि एंगल कहेंगे। और इस कोण को थीटा, अल्फा, बीटा, बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जिनसे जो है कोण को रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आई? ये है आपका एंगल। अब जब एंगल आपने समझ लिया तो एंगल के बाद आप जानिए कि ये कोण जो है, ये एंगल जो है, ये देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब भी आप किसी कोण की बात करते हैं तो वो कोण पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कोई भी एंगल कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, इस बात को समझ लीजिए। जब भी किसी लाइन का मूवमेंट जो है, जब भी किसी लाइन का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉक का मतलब समझते हैं? एंटी क्लॉक का मतलब देखिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो दिशाएं होती हैं। हिंदी में कहते हैं इनको, क्लॉकवाइज को वामावर्त कहते हैं, एक क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहते हैं। तो होता इसका मतलब क्या है? घड़ी जो होती है, क्लॉक घड़ी में सुइयां, घड़ी की सुइयां जिस दिशा में चलती हैं उस दिशा को क्लॉकवाइज कहते हैं। मतलब घड़ी की सुई की दिशा में अगर चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज, और हिंदी में उसको दक्षिणावर्त। और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं आप, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब आप चलेंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त कहा जाएगा। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया? अच्छा, घड़ी की सुइयां कैसे चलती हैं ये आपके ध्यान में होना चाहिए। घड़ी की सुई देखिए इस तरीके से चलती है, तो अगर ऐसे चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। ये घड़ी की सुई की दिशा है, ये घड़ी की विपरीत दिशा है। तो घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज। जब भी कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, यानी कि कोई रेखा कोण बनाने के लिए अगर इस दिशा में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो एंगल जो बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा? पॉजिटिव। बात समझ में आई? और अगर कोई भी लाइन कोण बनाने के लिए क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि नीचे की तरफ घूमने लगे, तो ऐसी स्थिति में कोण कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा, यानी कि ऋणात्मक बनेगा। बस इतना सा ही समझना है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये B है, अगर ये C है, तो अगर इस तरफ चल के हमने कोण बनाया है तो ये पॉजिटिव को एंगल होगा, और अगर ये B है और ये C है तो इस तरफ चल के अगर हमने कोण बनाया है तो एंगल कैसा होगा? आपका कोण कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बात समझ में आई? तो ये आपके धनात्मक कोण हो गए और ऋणात्मक कोण हो गए, बस और कुछ समझना नहीं। अगर कोण ऐसे बन रहा है तो पॉजिटिव, अगर कोण ऐसे बन रहा है तो नेगेटिव। ये धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण हो गए। उसके बाद अगली बात आती है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश क्या होता है? देखिए क्योंकि अभी आप कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हैं तो आप चतुर्थांश से जो है परिचित हैं, क्योंकि लास्ट चैप्टर आपने कोऑर्डिनेट ही किया है, तो इसलिए आप चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट से आपका परिचय है। लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, और ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या यूज है ये भी बता दे रहा हूँ। ये वाई एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को मिलते हैं तो वो एक दूसरे को ओरिजिन पर मिलते हैं, और आप जानते हैं जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को मिलते हैं तो टोटल 4 घरों का निर्माण करते हैं, और उन्हीं 4 घरों को क्या कहते हैं? चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट्स कहते हैं। जब एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, तो इनसे 4 चतुर्थांश यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे। इन चारों क्वाड्रेंट्स में जो आपने सबसे पहला टॉपिक कोण पढ़ा है, इस कोण के देखिए कुछ रूल्स होते हैं इन चतुर्थांशों के साथ। एंगल जो होता है, एंगल और चतुर्थांशों के एक साथ कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम देख लीजिए थोड़ा सा आप, क्या होते हैं समझ लीजिए। नियम तो बाद में देखेंगे, सिर्फ एंगल्स अभी देख लीजिए। बात को ध्यान से समझिएगा जरा। जब आप यहां पर खड़े हैं, जब तक आप, क्योंकि आपका एंगल जो होगा वो इस रेखा से ही नापा जाएगा, वो ओरिजिन पॉइंट है यानी वर्टेक्स होगा, इसको कह दीजिए आप, और ये इनिशियल लाइन है।
इनिशियल लाइन से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे आप, इनिशियल लाइन से जैसे ही ऊपर उठना शुरू करेंगे आपका एंगल बनना शुरू हो जाएगा। जब ऊपर उठना शुरू करेंगे तो एंगल बनना शुरू हो जाएगा, एंगल बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जब तक है तब तक कोई एंगल नहीं, जब तक एक्स एक्सिस पर बैठे तब तक कोई कोण नहीं है हमारे पास। कोई कोण ना होने का मतलब 0 डिग्री। और जैसे ही इस लाइन को ऐसे घुमाना शुरू करेंगे, ऐसे जैसे इसको ऐसे घुमाना शुरू करेंगे कोण बनने लगेगा। कोण बनने का मतलब 0 से हम बढ़ने लगेंगे, 0 से बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। जैसे ही इस लाइन पे आएंगे यानी y अक्ष पर जैसे ही पहुंचेंगे, तो आप जानते हैं x और y अक्ष दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ हमने 0 से शुरू किया था और चलना शुरू किया था, कोण बढ़ने लगा था, बढ़ते 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 जब y एक्सिस पे पहुंचेंगे तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी अगर यहाँ पर हैं तो हमारा एंगल 0 डिग्री, अगर यहाँ पर हैं तो हमारा एंगल 90 डिग्री। ये बात आप समझ लीजिए, जब तक x एक्सिस पर रहेंगे तब तक आपका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और जैसे ही इस अक्ष को छोड़ेंगे तो 0 से बढ़ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 डिग्री। और जब y एक्सिस पर पहुंचेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच का कोण 90। तो इसके और इसके बीच का जब एंगल आप लेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर इस लाइन को जब क्रॉस करेंगे तो 90 से आगे जाएंगे तभी तो क्रॉस करेंगे, कि यहाँ पर आपका 90 है, इसके पहले रहेंगे तो 90 से कम है, इसके आगे आएंगे तो कोण 90 से ज्यादा हो जाएगा, 90 से बढ़ जाएगा। और 90 से बढ़ता 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 यहाँ जब आ जाएंगे आप, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। भाई 0 से 90 यहाँ तक चल चुका था, 90 से ये वाला इतना और चला और ये फिर से 90 है, तो 90 से बढ़ने लगे बढ़ने लगे बढ़ने लगे, कहाँ तक आ गए, 180, क्योंकि ये सीधी लाइन है और सीधी लाइन जो होती है 180 डिग्री का एंगल बनाती है। फिर उसके बाद यहाँ से नीचे चलेंगे तो 180 से एंगल बढ़ेगा और बढ़ता बढ़ता यहाँ तक बढ़ेगा। यहाँ तक कितना बढ़ेगा, देखिए ये वाला 90 डिग्री और बढ़ जाएगा, 180 था 90 और बढ़ गया तो कितना हो गया, 270। और इस 270 के ऊपर जब जाएंगे फिर से तो 270 था और उसके ऊपर और बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाने में ये वाला 90 फिर बढ़ जाएगा, तो 270 में 90 जोड़ेंगे तो एंगल कितना होगा, 360। इस तरीके से आपका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। ये चतुर्थांशों पे एंगल्स हैं। बाकी और भी नियम हैं, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो वो सारी चीजें तब आपको बताई जाएंगी जब वो टॉपिक आएगा। अभी वो टॉपिक नहीं है, अभी सिर्फ आपको चतुर्थांशों को जानना था। एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस पर जब हम होंगे तो थीटा इक्वल टू हमेशा 0 होता है, क्योंकि एंगल्स की माप जो होती है, एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वो एक्स एक्सिस से ही होता है। तो जब एक्स एक्सिस पर ही हम खड़े हैं तो कोई एंगल है ही नहीं हमारे पास, 0 डिग्री। ऊपर बढ़ने लगेंगे, वाई एक्सिस पहुंचेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, वापस एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचेंगे 180 डिग्री हो जाएगा, वाई डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचेंगे 270 हो जाएगा, और वाई से वापस एक्स पर जब पहुंचेंगे तो एक सर्कल पूरा हो जाएगा, एक राउंड पूरा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एंगल आपका टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बात। इन्हीं चतुर्थांशों में अगर एंगल इस तरफ घूमने की बजाय इस तरफ घूम जाए हम, तो सारी बातें वही होंगी, बस सारे एंगल्स आपको नेगेटिव मिलेंगे। जब इस तरफ घूमेंगे तो यहां पर आपको थीटा बराबर कितना मिलेगा, -90। भाई यहां से इधर को चलना शुरू किए, यहां पर जब हम खड़े तब तो 0 है, और नीचे की तरफ चलना शुरू करेंगे तो 0 से बढ़ना शुरू होगा, तो 0 से बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां जब आएंगे तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पर आपका थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। उल्टा चक्कर की बात हो रही है, उल्टा चक्कर की बात जब होगी तो यहाँ पर पहला वाला 90 मिलेगा, और क्योंकि ये अपोजिट चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, तो इसलिए 90 जो होगा माइनस का होगा। इसी तरीके से जब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे 180 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि एंगल का मेजरमेंट हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं और क्लॉकवाइज करने में एंगल नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आपका थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -180। सीधे चक्कर में प्लस का 180 मिलेगा और उल्टे चक्कर में माइनस का 180। फिर और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, 270 माइनस का, और फिर वापस जब यहाँ पर आएंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 360। तो अगर सीधे चलेंगे तो 0 90 180 270 और 360 के एंगल मिलेंगे, और अगर अपोजिट यानी उल्टा चलेंगे तो 0 -90 -180 -270 और -360 ऐसे एंगल्स मिलेंगे। दिशाओं का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी गलत मत करिएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल नाप रहे हो तो पॉजिटिव, अगर आप क्लॉकवाइज एंगल नाप रहे हो तो नेगेटिव। ठीक है बात। ये इतनी 3 चीजें ये पूरी हुई।
अब चलते हैं अगली बात पे कि अगली चीज आपको क्या समझनी है। देखिए, अगर कोण आप समझ गए हैं तो कोणों की माप समझ लीजिए, उनकी इकाइयां समझ लीजिए क्या होती हैं। ठीक है, कोणों की माप यानी कि इकाइयां क्या होती हैं। देखिए, अभी तक आपने बचपन से लेके अभी तक जितने भी कोण पढ़े हैं वो जनरली आपने डिग्री में पढ़े हैं। मतलब एंगल का मतलब ही आप समझते थे, एंगल का मतलब ही आप समझते थे कि 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री से कोई कोण तो आप 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। मतलब कहने का आप इस डिग्री पे हमेशा फोकस्ड रहते थे। आपको कोण की, ये डिग्री क्या है, डिग्री कोण को नापने की एक यूनिट है। भाई अगर आपसे कहा जाए कोण तो आप 45 केवल कहेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या 45। आपसे कहा जाए कोण एंगल तो आप कहेंगे 45 डिग्री, 45 अंश। जैसे आपसे पैसे कहे जाएं तो मतलब करेंसी कही जाए तो करेंसी आप या तो रुपए में बताएंगे, रुपीस, या पैसे में बताएंगे। दूरी कही जाए तो मीटर में बताएंगे, सेंटीमीटर में बताएंगे, किलोमीटर में बताएंगे, मिलीमीटर में बताएंगे। यानी कोई भी चीज अगर आपको बतानी है तो उसके साथ उसकी यूनिट लगानी जरूरी है। तो उसी तरीके से जब अभी तक आप कोणों की बात सुनते थे तो एंगल आप हमेशा ऐसा लिखा हुआ देखते थे, 45 डिग्री। तो ये क्या है, 45 कोण है और डिग्री उसकी यूनिट है, डिग्री उसकी इकाई है, उसका मात्रक है। लेकिन जिस तरीके से किसी भी एक राशि की यूनिट जो होती है, जो मात्रक होता है, वो एक ही नहीं होता, वो कई सारे होते हैं। जैसे अगर आप दूरी की बात करें तो दूरी का किलोमीटर भी होता है, दूरी को मीटर में भी नापा जाता है, दूरी को सेंटीमीटर में भी नापा जाता है। करेंसी की बात करें तो रुपए में भी होता है, पैसे में भी होता है। तो इसी तरीके से जो एंगल्स होते हैं, जो कोण होते हैं, वो केवल डिग्री में ही नहीं नापे जाते हैं। अभी तक यहाँ एक मतलब अलग बात है कि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो केवल डिग्री पढ़ा है, लेकिन कोण को नापने की इकाई केवल डिग्री नहीं, और भी इकाइयां हैं, और भी यूनिट्स हैं जिनमें एंगल्स को नापा जाता है। तो वो सारी चीजें आज आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी, यानी वो नई चीजें होंगी। अभी तक आप एंगल को डिग्री में नापा करते थे, अब एंगल को डिग्री के अलावा और किसमें किसमें नाप सकते हैं वो चीज आपको देखनी है। देखिए, किसी भी एंगल को नापने की, किसी भी कोण को मापने की टोटल 3 इकाइयां हैं जो हमको पढ़नी है। ठीक है, टोटल 3 इकाइयां हैं जो हमको पढ़नी है। इनके बहुत कठिन कठिन नाम हैं। सिंपल लैंग्वेज में पहले मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे समझ लीजिए, एक तो डिग्री में एंगल नापे जाते हैं, दूसरा रेडियन में एंगल नापे जाते हैं, यानी जो पाई वाले एंगल आप पढ़ते हैं वो रेडियन में होते हैं, और तीसरा ग्रेड में एंगल नापे जाते हैं। ठीक है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ग्रेड में नापे जाते हैं। डिग्री, रेडियन और ग्रेड, इन 3 यूनिट्स में एंगल्स को नापा जाता है। तो इन तीनों के जो स्पेसिफिक नाम है वो देख लीजिए क्या है। पहली है शास्टिक पद्धति, सेक्साडेसिमल सिस्टम। शास्टिक पद्धति यानी सेक्सा डेसिमल सिस्टम। शास्टिक पद्धति यानी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम। शास्टिक पद्धति जो है, सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है, यही आपकी डिग्री फॉर्म है। बस नाम खाली खतरनाक है, बाकी आप सारी बातें जानते हैं इसके विषय में। किसी भी एंगल को नापने के लिए अभी तक जो डिग्री का रूप आप प्रयोग करते चले आ रहे हैं, उसी का मैथमेटिक्स में नाम है शास्टिक पद्धति या सेक्साडेसिमल सिस्टम इसको कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया, देखिए, कोणों को नापने की जितनी भी पद्धतियां हैं, उन सारी पद्धतियों में समकोण को डिफाइन किया गया है। मतलब समकोण यानी कि 90 डिग्री का, जो सामान्य तौर पे आप 90 डिग्री का जिसको कोण कहते हैं, उसी को समकोण कहा जाता है। समकोण को ही अलग अलग पद्धतियों में परिभाषित किया गया है। मतलब जैसे कहा गया है कि अगर ये पद्धति है तो इसमें कहा गया कि समकोण को 90 डिग्री के बराबर माना जाए। शास्टिक पद्धति कहती है कि एक समकोण 90 डिग्री के बराबर माना जाए। तो उसी तरीके से जो ग्रेड फॉर्म आपको अभी बताई गई थी तीसरी वाली, उन्होंने कहा कि नहीं, समकोण को 90 डिग्री नहीं, समकोण को 100 ग्रेड के बराबर माना जाए। मतलब इसमें कहा गया कि 90 डिग्री समकोण को 90 डिग्री के बराबर माना जाए,
ग्रेड वालों ने कहा कि समकोण को 100 ग्रेड के बराबर माना जाए, तो पाई वालों ने कुछ और कहा। तो इसी तरीके से तीन पद्धतियां जो हैं, उन तीनों ही पद्धतियों में, तीनों ही फॉर्म्स में समकोण के माध्यम से यूनिट को डिफाइन किया गया है। एंगल की यूनिट को, समकोण को ही अलग अलग यूनिट्स में डिफाइन किया गया है। इन्होंने क्या कहा, साष्टिक पद्धति सेक्साडेसिमल सिस्टम जो की है, इसमें कहा गया कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री होगा। शास्त्रिक पद्धति में क्या कहा गया, एक समकोण किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। और उन्होंने कहा 1 डिग्री जो होगा वो 60 मिनट के बराबर होगा, और 1 मिनट जो होगा वो 60 सेकंड के बराबर होगा। ये इतनी बातें इस पद्धति में कही गई। ठीक, बस इतनी सी ही बात है। एंगल के मेजरमेंट की, कोण को मापने की जो शास्त्रिक पद्धति है, जिसे आप सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं या सामान्य भाषा में डिग्री फॉर्म कहते हैं, उसमें कहा गया कि एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होगा, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होगा, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होगा। ये 3 बातें आपको पता रहनी चाहिए। इसी के माध्यम से आप सवालों को लगाएंगे। अगर कहीं पे कन्वर्जन करना होगा डिग्री का मिनट में, मिनट का सेकंड में, तो ये यूनिट्स आपके काम आएंगी। ठीक, इसके विषय में एक चीज और जान लीजिए कि जो सेक्साडेसिमल मेथड है, शास्त्रिक पद्धति है, ये एक्चुअली ब्रिटिश पद्धति है। कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप है, 1 नंबर में पूछ दिया जाए, तो ये कोण को मापने की कौन सी पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पे आ जाइए। दूसरी क्या है, देखिए, दूसरी है आपकी क्षतिक पद्धति, यानी सेंटेसिमल सिस्टम, क्षतिक पद्धति। क्षतिक पद्धति यानी कि सेंटेसिमल पद्धति, इसको आप सामान्य भाषा में ग्रेड फॉर्म कहिए। ग्रेड फॉर्म क्या है, देखिए ग्रेड फॉर्म में क्या है, जैसे नाम में ही है, क्षतिक मतलब, शत का मतलब कितना, 100, शत का मतलब शतक, क्षतिक का मतलब कितना, 100। तो यानी इस पद्धति का रिलेशन 100 नंबर से है। कैसे, इस पद्धति में कहा गया कि एक समकोण जो होगा उसको आप 100 ग्रेड के बराबर मानिए। जैसे इसमें कहा गया था एक समकोण को 90 डिग्री के बराबर मानिए, वैसे इसमें कहा गया एक समकोण को 100 ग्रेड के बराबर मानिए। एक ग्रेड को आप 100 मिनट के बराबर मानिए, और 1 मिनट को आप 100 सेकंड के बराबर मानिए। ये इसकी चीजें, बात समझ में आई यहां तक? ये क्षतिक पद्धति हो गई। इसके विषय में एक बात जान लीजिए, ये जो है कोण मापने की फ्रांसीसी पद्धति है। कौन सी पद्धति है, फ्रांसीसी पद्धति। ये सारी चीजें 1 नंबर में पूछी जा सकती हैं आपको। आपसे पूछा है कि कोण मापने की ब्रिटिश पद्धति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ऑप्शंस होंगे शास्त्रिक पद्धति, क्षतिक पद्धति, और भी 2 ऑप्शंस होंगे। तो हमेशा कौन सी होगी, शास्त्रिक। फ्रांसीसी पद्धति कौन सी है, क्षतिक। शास्त्रिक में क्या है, शास्त्रिक 90 और 60 में चलता है। एक समकोण को 90 डिग्री के बराबर परिभाषित किया गया, 1 डिग्री को 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकंड के बराबर परिभाषित किया गया। क्षतिक पद्धति क्या है, एक समकोण को 100 ग्रेड के बराबर परिभाषित किया गया, 1 ग्रेड 100 मिनट और 1 मिनट 100 सेकंड के बराबर परिभाषित किया गया, और ये फ्रांसीसी पद्धति है कोणों को मापने की। ठीक है बात। फिर अगली आ जाइए, अगली और तीसरी। तीसरी देखिए क्या है, तीसरी है आपकी रेडियन या वृत्तीय पद्धति। रेडियन या पद्धति, रेडियन या वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम।
इसको सामान्य भाषा में आप मतलब अपने समझने की भाषा में आप क्या कह दीजिए, पाई फॉर्म। यानी पाई वाले कोण जो होते हैं, पाई में जितने भी कोण आप मतलब पाई में जब आप एंगल्स को देखते हैं तो वही आपकी क्षैतिज पद्धति, सॉरी रेडियन या वृत्तीय पद्धति कही जाती है। इसमें देखिए कहा गया कि पाई डिग्री वो एंगल है, चलिए छोड़िए डेफिनेशन पे ना जाइए। इसमें एक चीज डिफाइन की गई कि पाई रेडियन, इस रेडियन ऐसे रिप्रेजेंट किया था सी से, पाई रेडियन इज इक्वल टू, इसमें 180 डिग्री बताया गया। बस केवल इतना आप ध्यान रखिए, इसी से आप सारे कन्वर्जन्स कर लेंगे। रेडियन या वृत्तीय पद्धति में पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर बताई गई। जहां पाई देखेंगे वहां 180 डिग्री यूज कर सकते हैं। 180 डिग्री अगर आप देखें तो उसकी जगह पर आप पाई रेडियन यूज कर सकते हैं। ये है आपके कोण को मापने की तीसरी पद्धति। तो इस तरीके से टोटल 3 पद्धतियां आपके सामने मतलब आपके पास हो गई। पहली में एक समकोण 90 डिग्री यूज करेंगे, दूसरी में एक समकोण 100 ग्रेड यूज करेंगे, तीसरे में 2 समकोण, पाई का मतलब 2 समकोण, 2 समकोण को पाई के बराबर यूज करेंगे, यानी कि पाई इक्वल टू 180 यूज करेंगे। ये 3 पद्धतियां हो गई। अब एक समकोण बराबर 90, एक समकोण बराबर 100 और पाई बराबर 180 डिग्री, ऐसा दिया गया है। ये 3 पद्धतियां हैं, एक पद्धति ये कहती, दूसरी ये कहती, तीसरी ये कहती है। इन तीनों में अगर कोई रिलेशन निकालना हो तो देखिए वो क्या होगा, और वो रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, सवाल आपके लिए आगे सवाल लगाने के लिए। तो देखिए इन तीनों में अगर आपको रिलेशन निकालना हो तो रिलेशन क्या होगा, ये अगला जो पॉइंट है। तीनों पद्धतियों में जो संबंध होगा वो होगा D/90 इज इक्वल टू G/100, ठीक है, और इज इक्वल टू 2C/पाई। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होने वाला है ये, आगे बहुत सारे सवालों में यूज हो सकता है। कैसे रिलेशन यूज होगा, मान लीजिए किसी एक एंगल की 2 पद्धतियों में माप दे रखी हो, आपसे कहा जाए ये कोण डिग्री में इतना है, ग्रेड में इतना है, तो रेडियन में कितना होगा। तो डिग्री, ग्रेड और रेडियन, इन तीनों का ये रिलेशन है। इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। D/90, G/100 और 2C/पाई। ये डिग्री है, ये ग्रेड है और ये रेडियन है, यानी कि सर्कुलर सिस्टम। ये इन तीनों पद्धतियों का संबंध हो गया। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। अगर यहां तक समझ में आया है तो चलिए फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या है, सवाल है या कुछ और टॉपिक बचा है। हाँ चलिए ठीक, अगला टॉपिक है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां से आपका शुरू होता है, मतलब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की अब एंट्री होगी और वो एंगल्स पर मर्ज किए जाएंगे, एंगल्स पर ऑपरेट किए जाएंगे और फिर देखेंगे हम क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। जो रिजल्ट्स होंगे वही आपके लिए आगे के लिए फॉर्मूले बनेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को पढ़ने के लिए हमेशा हमको एक ट्रायंगल चाहिए होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे वो हमेशा किसी ना किसी त्रिभुज के लिए होते हैं। ठीक, त्रिभुज वो कैसा भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, अधिक कोण भी हो सकता है, या न्यून कोण भी हो सकता है, मतलब राइट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेसिक्स जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे है। मतलब कहने का ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग जो शुरुआत जो है वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल्स के साथ होगी, यानी कि समकोण त्रिभुज के साथ त्रिकोणमितीय अनुपातों को यूज किया जाएगा। फिर आगे चलकर हो सकता है अधिक कोण और न्यून कोण वाले त्रिभुज भी आपको यूज करने को मिले, लेकिन अभी फिलहाल आप राइट एंगल ट्रायंगल्स को यूज करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ना है तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज ही मान लेंगे। देखिए समझिएगा ध्यान से, एक ट्रायंगल मान लेंगे समकोण त्रिभुज। ये हमने मान लिया A, ये हमने मान लिया B और ये हमने मान लिया C, जिसमें B जो है वो क्या है, समकोण है। एंगल A जो है इसको हमने मान लिया थीटा, कुछ भी मान सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के विषय में बात करनी है तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं, सबसे पहले 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं।
6 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपको त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पढ़ने होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इनको जब किसी एंगल पर लगाते हैं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये सब बन जाते हैं। कोई भी एंगल हो, थीटा हो, डिग्री में हो, अल्फा हो, बीटा हो, ए हो, बी हो, सी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो। ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या रेशियो और ये है उसका एंगल। साइन और थीटा दोनों मिलेंगे जब, तब किसी ना किसी ट्रायंगल से इस साइन थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। साइन थीटा अगर आप ले रहे हैं, थीटा अगर आपने लिया है तो थीटा किसी ना किसी त्रिभुज का कोई ना कोई कोण होगा और किसी भी त्रिभुज, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एंगल पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब ऑपरेट करेंगे तो उस फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी इस जो है ट्रायंगल से। जो वैल्यू मिलेगी वो फॉर्मूला बनकर पूरे चैप्टर में आपके लिए यूज होगा। तो बस वही वैल्यूज हमको देखनी है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल B राइट एंगल यानी समकोण है और कोण A थीटा है, अगर इस थीटा पर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को लगाएं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को ऑपरेट करें, अगर इस थीटा पर साइन को ऑपरेट करें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस को ऑपरेट करें कॉस थीटा क्या होगा, टैन को ऑपरेट करें टैन थीटा क्या होगा। इस तरीके से सारे के सारे फंक्शंस ऑपरेट करेंगे और देखेंगे उनकी वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी। जो वैल्यूज मिलेंगी वही होंगे आपके लिए फॉर्मूला। सबसे पहला लिखेंगे, यदि ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण तथा कोण A थीटा है, तो देखते जाइएगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लिखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होगा, एक बात समझ लिए पहले इस ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल आपने बनाया है जब भी कभी समकोण त्रिभुज को ये बनाएंगे आप तो उसमें एक कोण 90 होगा। 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा जो होगी उसको हमेशा क्या कहा जाएगा, उसको हमेशा कर्ण कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज। किसी भी समकोण त्रिभुज ABC में जो समकोण होगा उस समकोण के सामने वाली भुजा 90 डिग्री का जो कोण होगा उसके सामने वाली भुजा को कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहेंगे। उसके बाद त्रिभुज में जिस एंगल को आप यूज कर रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए, उस एंगल के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब कही जाएगी। लंब यानी कि परपेंडिकुलर। जो एंगल आप यूज कर रहे होंगे उस एंगल के सामने, अगर आपने थीटा इसको माना है, इस पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट करना है तो इसके सामने जो भुजा पड़ेगी वो लंब। अगर मान लीजिए आपने थीटा इसको माना होता, इसको भी मान सकते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं कि इसको नहीं मान सकते हैं। अगर इसको थीटा माना है आपने, इस पर अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑपरेट करने हैं तो इसके सामने यानी ये वाली जो भुजा होगी ये लंब हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, 90 के सामने कर्ण और जो कोण आपने लिया है उस कोण के सामने लंब, जो बचा वो आधार, जो बचा वो आधार। आधार का मतलब बेस, ठीक। तो इनको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, लंब को हम L लिखेंगे, आधार को हम A लिखेंगे और कर्ण को हम K लिखेंगे। अब देखिए, कोण थीटा अगर आप यूज कर रहे हैं तो थीटा पे जब साइन ऑपरेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, लंब का मतलब l, आधार का मतलब a। तो साइन थीटा बराबर l अपॉन a, यानी लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसी पे ध्यान से देखिएगा, साइन पे अगर आपने साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया, अगर कॉसेक थीटा लेना है तो ये ध्यान रखिएगा, साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन l, ये हो जाएगा a अपॉन, मतलब साइन थीटा अगर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कि a अपॉन l हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसी तरीके से tan थीटा अगर आपको कॉस थीटा ले लीजिए, पहले एक काम करिए, आप कॉसेक बाद में लिखिएगा, सबसे पहले आप जो मेन तीन होते हैं उनको लिखिए। साइन थीटा हो गया, साइन थीटा के बाद आप लिखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण a अपॉन के। और इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए tan थीटा निकालना है तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, ये tan थीटा हो जाएगा। ठीक, ये तीन चीजें आप याद रखिए। अच्छा, इन तीन को आपको कहीं कहीं पर यह भी बताया था कि LA अपॉन के ए, यानी लाल बटे कक्का आप याद कर लीजिए। साइन कॉस टैन का ऑर्डर याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए। तो जैसे अगर आप ट्रिक को याद करना चाहें तो वो याद करिए, लेकिन मैं इन चीजों में बिलीव करता नहीं हूँ। मैथ्स में जो है ये ट्रिक्स नहीं, मतलब ट्रिक्स का कोई मतलब नहीं होता है, ट्रिक्स होती भी नहीं है, लिखने को लिख दिया जाता है ये ट्रिक है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रिक नहीं होती, वो कहीं ना वो अक्षर ले लिया गया, ये सब चीजें। तो फिलहाल आपके सामने समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक एंगल आपने थीटा लिया है, थीटा पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑपरेट करके उनकी वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो साइन थीटा, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा निकालना है तो लंब बटे आधार, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टैन थीटा लंब बटे आधार, या इसको ये वर्ड भी आप याद कर सकते हैं। इसमें पहला रेशियो जो है वो साइन है, दूसरा रेशियो जो है वो कॉस है और तीसरा रेशियो जो है वो टैन है। L अपॉन के, A अपॉन के, L अपॉन A। ठीक है, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए, साइन कॉस और टैन। उसके बाद इधर देख लीजिए, उसके बाद क्या होता है, देखिए ध्यान रखिए हमेशा, साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। मतलब साइन और कॉसेक का आपस में कुछ रिलेशन होता है, रिलेशन अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, रिवर्स होता है। साइन का अगर उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब साइन को अपॉन में ले जाइए तो साइन को अगर कॉसेक में चेंज करना है तो 1 अपॉन कॉसेक जो होगा वही साइन होगा, या अगर कॉसेक थीटा की बात करें तो 1 अपॉन साइन। मतलब कहने का साइन को अगर कोसेक में चेंज करना है तो साइन की जगह पर 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं आप, या अगर कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करना है तो कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं आप। ये बात ध्यान रखिएगा, साइन अगर उलट जाएगा तो कोसेक बन जाएगा और कॉसेक अगर उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा तो साइन बन जाएगा, बस इतनी सी बात है। इसी तरीके से कॉस जो है उसका अगर रिवर्स कर दीजिए तो सेक बन जाएगा, यानी कॉस की जगह पर अगर आप लिखना चाहें तो 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर सेक को कॉस में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, यानी कॉस अगर पलट जाएगा तो सेक बन जाएगा, सेक अगर पलट जाएगा तो कॉस बन जाएगा। इसी तरीके से एक तीसरा होता है टैन अगर पलटेगा तो कॉट बनेगा और कॉट अगर पलटेगा तो टैन बन जाएगा, बस इतनी सी बात है।
सवालों में ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं। जितनी चीजें आप इसमें से भूलते जाएंगे सवाल आपके लिए उतने कठिन होते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, जब कोई कॉन्सेप्ट बताई जाए, कोई फॉर्मूला बताया जाए, तो फॉर्मूले को आप ये सोच के मत लिखिए कि आज लिख लेंगे और घर पे जाएंगे, हाथ रखेंगे उस पर, आंखें बंद करेंगे और याद कर लेंगे। ऐसे नहीं याद होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले जो हैं वो संख्या में बहुत ज्यादा है, सूत्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, नंबर्स में जो है फॉर्मूले बहुत ज्यादा है। इसलिए जब जो फार्मूला बताया जाए तभी उसको दिमाग में बिठा लीजिए कि उसका, इसीलिए मैं फार्मूला आपको याद कराने के तरीके से नहीं लिखवा रहा हूँ, फार्मूला लिखवा रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कैसे बन रहा है। साइन अगर कोसेक में कन्वर्ट हो रहा है तो कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अगर साइन की जगह पर कॉसेक यूज करना चाहें तो साइन की जगह 1 कॉसेक यूज करेंगे। ये बात हमको बताती है कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, यानी साइन का रिवर्स करोगे तो कॉसेक बनेगा, कॉसेक का रिवर्स करोगे तो साइन बनेगा, कॉस का रिवर्स करोगे तो सेक बनेगा, सेक का रिवर्स करोगे तो कॉस बनेगा, टेन का रिवर्स करोगे तो कॉट बनेगा, कॉट का रिवर्स करोगे तो टेन बनेगा। तो इस तरीके से चीजों को समझिए और दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए, वरना याद करते करते चीज याददाश्त खत्म हो जाएगी लेकिन कंफ्यूजन नहीं खत्म होगा। उन सूत्रों को इन सूत्रों में उन सूत्रों को अगर यूज किया जाए तो देखिए क्या बनेगा। हमारे पास साइन का रेशियो हमने निकाल लिया है, कॉस का रेशियो निकाल लिया है, टेन का रेशियो निकाल लिया है। अब अगर किसी समकोण त्रिभुज में जो भुजाओं का संबंध है वो साइन कॉस टेन में है तो सेक कॉसेक कॉट में भी तो होगा। तो सेक कॉसेक कॉट में क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट। जैसे अगर कोसेक थीटा हमको लिखना हो तो कोसेक में आपको क्या बताया गया, कोसेक जो है वो 1/sin है, मतलब साइन का उल्टा है। तो साइन कितना है, L/A, इसलिए कोसेक कितना हो जाएगा, A/L। बताइए है कोई कंफ्यूजन, मतलब कुछ कठिन है? अगर आपने चीजें समझ ली हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है, तो क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा है इसलिए साइन L/A है तो कोसेक A/L हो जाएगा। सेक थीटा कितना होगा, सेक उल्टा है कॉस का तो कॉस है A/K तो सेक क्या हो जाएगा, K/A। और इसी तरीके से कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन है L/A तो कॉट क्या हो जाएगा, A/L हो जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? ये है सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, इनको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के सूत्रों की शुरुआत यहां से हो चुकी है और अब सूत्रों की बारिश होने वाली, बौछार आने वाली है, इसलिए इसको समझिए ठीक से, दिमाग में बिठाइए, घुसाइए। और ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं, इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री हिलने वाली नहीं है आगे। इसीलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे, ये लंब बटे कर्ण है, ये पहले शुरू से गलत चलता चला रहा है। साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार नहीं, लंब बटे कर्ण। ये कहिए पढ़ लिया दोबारा, वरना गलत लिखते हैं और गलत ही आप याद भी करते हैं। ये लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, के। यहां पर भी सही कर लीजिए, ये है A/K, सॉरी K/L। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी L/K, कॉस थीटा बराबर A/K और टेन थीटा बराबर L/A। उसी के बेसिस पे कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज। और साइन कोसेक में रिवर्स रिलेशन होता है, कॉस सेक में रिवर्स रिलेशन होता है और टेन कॉट में रिवर्स रिलेशन होता है। इतनी बातें आप लिख लीजिए और इनको ध्यान से अपने मन में उतारिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ, इस सवाल को लगाया जाए। सवाल पढ़िए, लगाइए इसको। साइन थीटा बराबर दिया, टेन थीटा बराबर निकालना है। देखिए क्या कह रहा है सवाल। कहा गया यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो टेन थीटा का मान बताइए। तो लिखिए, देखिए जो भी बातें दे रखी है ट्रायंगल के लिए दे रखी होंगी, ट्रायंगल कहा जाए या ना कहा जाए ट्रायंगल के लिए ही होंगी। तो गिवन
साइन थीटा बराबर 3/5 लिखें। क्योंकि साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। साइन थीटा और 3/5 दिया है और हम जानते हैं साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना जब आप करेंगे दोनों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब की जगह 3 लिखा है, कर्ण की जगह 5 लिखा है। इसका मतलब लंब यानी कि L बराबर 3 है और कर्ण यानी कि K बराबर कितना है, 5। लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो समकोण त्रिभुज की बातें की जा रही है। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगा लेंगे आप, पाइथागोरस लगा लीजिए। पाइथागोरस तो आपको बचपन में पढ़ाई हो गई होगी, ना पढ़ाई गई हो तो आप इधर देख लीजिए। ये कोई समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, यानी ये L है, ये A है और ये K है। तो पाइथागोरस की थ्योरम यानी पाइथागोरस के प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होती है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से, पाइथागोरस की थ्योरम कहती है के स्क्वायर पाइथागोरस की थ्योरम कहती है के स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर और A स्क्वायर पता नहीं, A स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, यानी A बराबर कितना आ गया, 4। अब हमारे पास लंब है, कर्ण है, आधार है। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पूछा जाए हम निकाल सकते हैं। हमसे पूछा गया tan थीटा, तो लिखेंगे इसलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार मतलब L/A। L कितना है, 3, A कितना आया, 4। ये है आपका tan थीटा, ये आंसर। आसान आसान सवाल है। कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया गया होगा, दूसरे की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो इसको लिख लीजिए, छापिए। अगले सवाल पे चलते हैं। कॉसेक थीटा दिया है, tan और कॉसेक कॉस निकालना है, तो फिर वैसा ही सवाल है। रफली में बताया दे रहा हूँ थोड़ा सा, फिर आप लगाइएगा। देखिए कॉसेक थीटा दिया है 2 सही 3/5, इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 3 13/5। ये कॉसेक थीटा है। चाहिए तो कॉसेक थीटा में ही समकोण त्रिभुज से भुजाएं निकाल लीजिए, लेकिन ये कॉसेक है, कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बताया गया था कि कॉसेक का उल्टा करने पर साइन मिल जाता है, तो कॉसेक का उल्टा करेंगे तो इधर का भी उल्टा करना पड़ेगा। पूरे समीकरण का रिवर्स कर दीजिए, पूरे समीकरण का रिवर्स करेंगे तो कॉसेक का रिवर्स क्या हो जाएगा, कॉसेक का रिवर्स हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा, और 13/5 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 5/13। 1/कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और ये आपका क्या लिखा है, 5/13। ठीक, इसको उतारेंगे यहाँ से और ऐसे सॉल्व करेंगे। कोसेक दे रखा है, इसको पहले ठीक किया, कोसेक को उल्टा कर दिया, कोसेक की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 है, हाँ, कोसेक को उल्टा कर दिया, 13/5 को उल्टा कर दिया, तो कोसेक का उल्टा कर दिया 1/कॉसेक, 13/5 को उल्टा कर दिया 5/13। 1/कोसेक को लिखते हैं साइन और 5/13 ऐसे ही लिखा रहा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका हो गया 5, कर्ण आपका हो गया 13, यानी L हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। पाइथागोरस की थ्योरम लगाइए और उससे A निकालिए, जैसे अभी आपने पिछले सवाल में लगाया था। जब A निकल आएगा तो आपको tan थीटा निकालना है। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, L आपको पहले से मालूम, A आपने निकाल लिया, रख दीजिए आंसर। cos थीटा निकालना है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण A/K। A आपने निकाला है, K आपको पहले से पता है, रख दीजिए आंसर।
तो ये इतना काम आपको अलग से करना पड़ेगा, बाकी पूरा काम आगे वाला सेम। ठीक, इसको लगाइएगा। अगला सवाल देख लीजिए। गिवन 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। दो तरीके दे रखे हैं, हो सकते हैं। tan थीटा बराबर पहली बात तो कितना हो गया 3/4। दो तरीके हैं सवाल को लगाने के। एक तरीका ये है कि tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया है और समकोण त्रिभुज में tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो उससे तुलना करने पर लंब हमको 3 मिल गया और आधार हमको 4 मिल गया, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, बेस परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर 3 मिल गया वहां से और बेस हमको 4 मिल गया, लंब 3 और आधार 4 मिल गया। पाइथागोरस की थ्योरम से कर्ण निकाल सकते हैं, और जब लंब आधार पहले से पता है, कर्ण भी हमको पता चल गया। अब हम सवाल का लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे, साइन और कॉस की वैल्यूज रखेंगे। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका ये है, लेकिन ये तरीका आप अपने आप लगा सकते हैं क्योंकि आप ऐसे सवाल लगा चुके हैं। भाई tan बराबर लंब बटे आधार है, इससे कर्ण आप निकाल लेंगे पाइथागोरस से, और फिर इनमें लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लिख के उसकी वैल्यूज रख के सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दूसरा मेथड बताता हूँ। अगर वैल्यू कभी भी tan या cot में दे रखी हो, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक तरीका है, एक टेक्निक है, मेथड है। अगर कभी भी वैल्यू आपको tan या cot में दे रखी हो और सवाल का जो सॉल्यूशन है वो साइन और कॉस के टर्म्स में करना हो, तो आप क्या करते हैं, सवाल को उतारिए और जो साइन कॉस होते हैं उसको tan या cot में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और कन्वर्ट करने का बिल्कुल फिक्स तरीका है, हर सवाल में एक तरीके से होगा। देखिए कैसे। tan थीटा बराबर 3/4 दिया, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। जो सवाल है उसका लेफ्ट हैंड साइड उतारिए। सवाल है आपका 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। ध्यान से समझिएगा, मैं बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं। सवाल साइन कॉस में हो, वैल्यू tan या cot में हो, तो हम क्या करेंगे, सवाल में जो साइन और कॉस हैं उनको tan या cot में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। साइन या कॉस को tan या cot में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये देखिए आप। अच्छा, कुछ बातें पता नहीं आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, मतलब मेरे हिसाब से 9th में होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप इधर देख लीजिए। देखिए, जब भी आप कभी साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, तो बदले में आपको क्या मिलता है, tan थीटा। साइन बाई कॉस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, tan होती है, और इसी बेसिस पर अगर कॉस और साइन को डिवाइड कर दें, कॉस से साइन को, तो cot थीटा, क्योंकि आप जानते हैं tan का उल्टा cot होता है। तो tan अगर साइन बटे कॉस है तो साइन बटे कॉस का जब उल्टा करोगे तो रिजल्ट भी tan का उल्टा मिलेगा। तो साइन बटे कॉस tan, कॉस बटे साइन cot। ये बात होती है, इसको आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाइए सवाल पे। सवाल अगर आपका साइन कॉस में है, वैल्यू tan cot में है, तो हम सवाल को कैसे tan या cot में कन्वर्ट करें। देखिए, अगर वैल्यू tan में है तो हमको इसको tan में कन्वर्ट करना होगा। ध्यान रखिए, जब भी सवाल को tan में कन्वर्ट करना हो तो सवाल में से आप cos थीटा कॉमन ले लीजिए। अगर tan में बदलना हो तो cos थीटा कॉमन लेंगे, अगर cot में बदलना हो तो sin थीटा कॉमन लेंगे। ये ध्यान रखना है आप। वैल्यू अगर tan में है तो tan में बदलना पड़ेगा। tan में बदलने के लिए cos कॉमन लेंगे हम, अंश में भी और हर में भी। कैसे कॉमन लेंगे, देखिए, जब इसको आप देख रहे होंगे तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि cos इसमें से कॉमन मिलेगा कहाँ, क्योंकि कॉमन तो वो मिलता है जो दोनों जगह हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉमन का ये रूल नहीं होता कि वो दोनों जगह हो। कॉमन का ये रूल होता है कि कॉमन जहां से भी आप निकाल रहे हैं, कॉमन से उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे देखिए, जैसे 4 + 8 लिखा हुआ है, इसमें से आप जब 4 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचता है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ऐसा ही तो बचता है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 इसमें से इसलिए कॉमन मिला है कि इनमें 4 आपको दिख रहा था, ऐसा नहीं है।
जब 4 और 8 में आप कॉमन लेते हैं तो करते क्या है, जो संख्या हमने कॉमन ली है उस संख्या से जिन जिन संख्याओं में कॉमन ले रहे हैं उसमें डिवाइड किया जाएगा। इस 4 और 8 में अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो जो भी कॉमन लेंगे उससे डिवाइड कर देंगे 4 और 8 को। हमने कॉमन लिया 4 तो हम 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस 8 में से 4 हमने कॉमन लिया है तो 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इनको हम कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं तो कैंसिल करके लिख देते हैं, कैंसिल आउट नहीं होंगे तो ऐसे ही लिखे रहेंगे। तो क्योंकि ये कट जाते हैं 4 4, 1 बचा, ये 4 दूनी 8 बचा, ये बचा, इसलिए 1 + 2 बचा। बाकी ऐसा नहीं कि 4 + 8 में आप 4 ही कॉमन ले सकते हैं, आप 4 + 8 में आप 5 भी कॉमन ले सकते हैं। देखिए जैसे हमने 5 कॉमन लिया तो क्या लिखेंगे, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे और 8 को 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 + 8 में 5 कॉमन मिला कि नहीं मिला? अगर ब्रैकेट आप खोलिए तो वापस 4 + 8 ही तो लिखा हुआ है, कोई फर्क तो है नहीं। तो कॉमन कोई भी संख्या निकाल सकते हैं, जो संख्या आप कॉमन निकालिए उस संख्या से अंदर डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद अगर कट रहा हो तो काट के लिख दीजिए, ऐसा आ जाएगा, नहीं कट रहा तो ऐसे ही लिख दीजिए, कॉमन आपका रहेगा। तो कॉमन आप अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू 10 में है तो हमको कॉस कॉमन निकालना, ध्यान रखिएगा। कॉस कॉमन निकालेंगे, ऊपर देखिए क्या बचेगा, ये हमने कॉस थीटा कॉमन निकाला, क्या बचा? अभी मैंने आपको बताया जो चीज आप कॉमन लेंगे उससे दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने कॉस कॉमन लिया तो 4 साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया और 3 कॉस को भी कॉस से डिवाइड कर दिया, ये कॉमन हो गया। यही काम नीचे भी कर लीजिए, नीचे भी कॉस कॉमन ले लीजिए। तो 8 साइन को कॉस से डिवाइड और 5 कॉस को कॉस से डिवाइड। अब कैंसिल आउट कर दीजिए जो भी हो रहा हो, ये कॉस से कॉस कट गया, ये कॉस से कॉस कट गया, ठीक। देखिए क्या बचेगा, ये आपका आ जाएगा, अच्छा, और ये कॉस से भी कॉस कट गया। 4 साइन अपॉन कॉस कितना होता है वो देखिए लिखा हुआ tan थीटा, तो 4 बना रहा और ये आपका आ गया tan थीटा प्लस 3 और ये हो गया 1 तो 3 ही रहेगा अपॉन ये 8 साइन अपॉन कॉस tan हो गया और ये 5 हो गया। tan की वैल्यू आपको मालूम है 3/4, ये 8 हो गया। tan की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, 4 से 4 कटा, 4 से 8 कटा 2 बार, ये कितना हो गया 3 और प्लस 3 6, ये 3 दूनी 6 और 5 11, ये आंसर हो गया आपका। अब इसको आप उस तरीके से भी निकाल सकते थे, पाइथागोरस से हम तीसरी भुजा निकालते फिर साइन कॉस की वैल्यू रखते, आसान वो भी होता। ये थोड़ी सी नई चीज है इसलिए बताना जरूरी था। अगर इसको समझने में जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप इसको फिर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मतलब आप ऐसा नहीं, इसमें आपके पास दूसरा मेथड पाइथागोरस वाला तो आप कहेंगे रे पाइथागोरस वाला सिंपल मेथड है वही लगा लेते हैं, इस कहाँ इस झंझट में पड़ना कॉमन लेने के। आप इस सवाल में वो मेथड लगा सकते हैं, लेकिन इस सवाल को पाइथागोरस वाले मेथड से लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप इस वाले मेथड को इग्नोर कर सकते हैं। इस वाले मेथड को अगर आप इग्नोर करेंगे तो न जाने आगे कैसे इतने कितने सवाल होंगे ऐसे जिनमें इस मेथड के बिना आप उसको सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो भी मेथड बताया जाता है वो बिल्कुल भी अनावश्यक नहीं है, उसको समझना, उसको तैयार करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो इसको समझ लिए, नहीं समझ अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो इसको दोबारा वापस करके देखिए, लेकिन समझना जरूरी है। इस सवाल को लिखिए फिर अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है आपका साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है, तब सिद्ध कीजिए कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है, बहुत आसान सवाल है।
अब साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू -1 प्रूव करना है। अब यहाँ पर क्योंकि ये इस स्लाइड में सवाल दे रखा है, हालांकि इसको आप तब लगाइए जब आपको थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन सभी की वैल्यूज बता दी जाए। हालांकि क्लास 9th में हो सकता है आपको वैल्यूज बताई गई हों, तो अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको साइन थीटा बराबर √3/2 का मान पता होगा कि ये साइन 60 का मान होता है। ये मानते हुए मैं इस सवाल को लगा रहा हूं, अगर नहीं मालूम है तो अभी जब टेबल बताने का नंबर आएगा तो उसमें देखिएगा। अभी फिलहाल इस सवाल को लगा लेते हैं ऐसे ही। साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है। आप जानते हैं कि साइन में √3/2 किसका मान होता है? साइन में √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, तो √3/2 की हम जगह हम साइन 60 रख सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया तो जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, वैल्यू रख दीजिए। 4 cos क्यूब थीटा का मतलब 60 माइनस 3 cos थीटा का मतलब 60। 4 cos क्यूब 60 का मतलब है cos 60 की पावर 3 और माइनस cos 60। cos 60 का मतलब होता है 1/2 पावर उसकी 3 माइनस 3 इंटू पावर 1/2, यानी हो जाएगा 4, ऊपर 4 एकम 4, नीचे 2 की पावर 3 का मतलब 8 माइनस 3/2, ये कट जाएगा 1/2 माइनस 3/2, यानी कि माइनस का 1/2, सॉरी माइनस का 1, आधे में से 1.5 चला गया तो कितना बचा? माइनस का। ये आपका आंसर हो गया या राइट हैंड साइड हो गया, प्रूफ हो गया माइनस का 1। ठीक, इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो यूज की cos क्यूब 60 को cos 60 का क्यूब लिख दिया, इसको इधर समझ लीजिए। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखा हो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और उसके एंगल के बीच में पावर लगी हो तो उस पावर को आप होल पावर बना सकते हैं। ये नियम की तरीके से लिख लीजिए और इसको समझ लीजिए। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और उसके एंगल के बीच में कोई भी पावर लगी हो, उस पावर को आप होल पावर बना सकते हैं। ठीक है, बस एक अपवाद है, साइन की पावर -1 अगर लगी हुई है तो इसको आप साइन थीटा की पावर -1 नहीं लिख सकते हैं, बाकी कुछ भी पावर हो। इस n की जगह पर -1 अगर है, साइन की मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन केवल साइन पे अप्लाई नहीं होता है, फार्मूला आपने साइन में लिखा है, कोई भी आप कर सकते हैं, साइन में हो, कॉस में हो, टेन में हो, कॉसेक, कॉट, सेक, कुछ भी हो। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और उसके एंगल के बीच में अगर कोई पावर लगी है तो उस पावर को आप फंक्शन और एंगल को एक साथ लिखकर होल पावर बना सकते हैं। बस शर्त है वो पावर -1 नहीं होनी चाहिए। -1 के अलावा कोई भी नेगेटिव नंबर भी हो सकता है या कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक नियम और आप लिख लीजिए कि अगर यही पावर थीटा पर लगी होती तो इसको हम साइन थीटा की होल पावर n नहीं लिखते। ये 3 बातें आप लिख लीजिए, 1, 2, 3। अगर एंगल पर पावर लगी है तो इस पावर को होल पावर नहीं बना सकते हैं, बीच में पावर लगी तो इसको हम होल पावर बना सकते हैं। बस शर्त है बीच वाली पावर -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो इस सवाल को लिख लीजिए और इस सवाल के साथ अब इस क्लास को रोका जाए, देख लिया जाए आगे क्या है सवाल। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो अब इसको अगली क्लास में ही करेंगे। इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल ये पहली क्लास थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप अपनी जो भी समस्या है उसको दर्ज कराइए कमेंट सेक्शन में। क्लास को ठीक से देखिए, समझिए और क्लास के साथ रेगुलर बने रहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री भी हम प्रीवियस चैप्टर्स की तरीके से ही खत्म करेंगे। बहुत बेहतरीन सवालों की संख्या होगी और पढ़ाने की क्वालिटी में कहीं पर कोई समस्या आने वाली नहीं है। आप बस क्लास के साथ बने रहिए रेगुलर और पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।